हेलो स्टूडेंट्स, अजय मेरू पब्लिकेशन की राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 24 अगस्त और 25 अगस्त के राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का करेंगे हम यहाँ डिस्कशन। आज वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सूजस में से ही हैं। क्योंकि सूजस में इतना सारा कंटेंट आया था कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हमने बनाए हैं। तो आज अच्छे से करना और बहुत सारे फैक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद करना। तो चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर। राजस्थान में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कितने बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवाइयाँ खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? कौन सी दवा है एल्बेंडाजोल? तो पहला ऑप्शन है 3.33 करोड़, 3.35 करोड़, 3.40 करोड़ और 3.43 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कितने लोगों को दवाई खिलाई जा रही है बच्चों को? 3.33 करोड़। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम राजस्थान में प्रभावी तरीके से संचालित किया जा रहा है और पूरे प्रदेश भर में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कुछ जिलों में नहीं, ये पूरे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। और 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को, तो आयु सीमा भी ध्यान रखना कितनी है, 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को करीब 3 करोड़ 33 लाख बच्चों किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। एल्बेंडाजोल दवाई जो है वो क्या है? एल्बेंडाजोल एक प्रभावी एंटी पैरासिटिक दवा है। कई बार क्वेश्चन दवाइयों से भी आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली दवाई खिलाई जा रही है, तो यह दवाई क्या है? ऑप्शन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या है। एंटी पैरासिटिक दवा, जिसका उपयोग मुख्य रूप से शरीर में विभिन्न प्रकार के कृमियों को मारने के लिए किया जाता है। यह दवा विशेष रूप से आंतों में पाए जाने वाले कृमियों को खत्म करने में मदद करती है। कहाँ पे पाए जाने वाले? आंतों में पाए जाने वाले। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यह चिंता का विषय क्यों है? क्यों मतलब कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है? तो मृदा संचालित कृमि यानी सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथेस जो है भारत के लिए गंभीर जन स्वास्थ्य चिंता का विषय है। अनुमान है कि 1 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 22 करोड़ भारतीय बच्चे, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 22 करोड़ भारतीय बच्चों को कृमि संक्रमण का खतरा है। मृदा संचालित कृमि क्या होते हैं? सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथेस। ये ऐसे परजीवी होते हैं जो मनुष्य को संक्रमित करते हैं और इनका संक्रमण मल द्वारा दूषित मिट्टी के माध्यम से फैलता है। तो यह भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी अच्छे से कर लेना। उदाहरण के लिए राउंड वॉर्म, जिसे गोल्ड कृमि भी कहते हैं, वेब वॉर्म और हुक वॉर्म। इनका प्रभाव क्या पड़ता है? बच्चों में जो कृमि है वो पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालते हैं और इनसे एनीमिया, कुपोषण तथा मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में कितनी आयु के? 1 से 19 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिए एक निश्चित दिन के आंगनबाड़ी और स्कूल आधारित राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत की। इसमें दोनों शामिल हैं, स्कूल भी और आंगनबाड़ी भी। तो याद रखना, कथन में केवल स्कूल आ जाए या केवल आंगनबाड़ी केंद्र आ जाए तो दोनों इंक्लूड होंगे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2 चरणों में आयोजित होता है। पहला चरण 10 फरवरी को और दूसरा चरण 10 अगस्त को हर साल आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्देश्य स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1 से 19 वर्ष की आयु के सभी पूर्व स्कूली और स्कूली बच्चों को कृमि मुक्त कराया जाएगा, चाहे वो नामांकित हो या गैर नामांकित हो, ताकि उनके समग्र स्वास्थ्य, पोषण की स्थिति, शिक्षा तक पहुंच और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच 74% और 26% इक्विटी हिस्सेदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम है। यह बाड़मेर जिले के पचपदरा में स्थित है। यह 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष का रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें से सही नहीं, तो इसमें से आपका चयन करना है असत्य कथन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, तीनों कथन सही हैं। तो पढ़ते हैं हम इसके ऑप्शन को भी एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि तीनों कथन सही हैं तो कथनों को पढ़ना भी ज़रूरी है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड जो है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच कितने % का, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
74% और 26% इक्विटी हिस्सेदार का एक संयुक्त उद्यम है और यह कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले के पचपदरा में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 24 अगस्त को बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित SPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निरीक्षण किया। इस दौरान रिफाइनरी मैन कंट्रोल रूम का उद्घाटन एवं ऑपरेटर प्रशिक्षण सिम्युलेटर का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी विकसित भारत की क्षमता में मील का पत्थर साबित होगी और देश की ईंधन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। अब पढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। विकसित राजस्थान @2047 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना। विजन डॉक्यूमेंट से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी विकसित राजस्थान @2047 से रिलेटेड जो भी कथन है वो कौन सा गलत है, देखें अच्छे से। डॉक्यूमेंट राजस्थान को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास में समावेशी प्रगति की दिशा में सशक्त, आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने का रोड मैप है। दूसरा ऑप्शन, विजन डॉक्यूमेंट में राजस्थान को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन और वर्ष 2047 तक 3.4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह डॉक्यूमेंट 4 थीम, 13 सेक्टर और 45 विभागों की सहभागिता से राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा तैयार किया गया है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी इसमें गलत क्या है? तो पहला ऑप्शन तो हम समझ ही लेते हैं। डॉक्यूमेंट जो है राज्य को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास में समावेशी प्रगति की दिशा में सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का रोड मैप है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? विजन डॉक्यूमेंट में राजस्थान को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन और वर्ष 2047 तक 3.4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, तो ये गलत हो गया। इसमें क्या गलत है? 2030 तक तो $350 बिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, पर वर्ष 2047 तक 3.4 ट्रिलियन नहीं, 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। यह डॉक्यूमेंट 4 थीम, 13 सेक्टर और 45 विभागों की सहभागिता से राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा तैयार किया गया है, जो बिल्कुल सही ऑप्शन है। विकसित राजस्थान @2047। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 23 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सतत विकास एवं समावेशी प्रगति के विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान @2047 का अनुमोदन किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? राजस्थान को वर्ष 2030 में, हमने पहले भी बात की थी ऑप्शन में, $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 में 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। इसके अंतर्गत कौन कौन सी थीम्स शामिल हैं? जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण, तीव्र विकास एवं रोजगार सृजन, भविष्योन्मुख राजस्थान के लिए भौतिक अवसंरचना, सतत विकास को ध्यान रखना, सहायक आर्थिक आधार नीति और वित्तीय एवं शासन, इन थीम्स को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इस जो डॉक्यूमेंट है इसमें कुछ दस्तावेज हैं जिनको प्राथमिकता दी जाएगी। किसको? पहला, 100% साक्षरता को, छात्र केंद्रित कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली को, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण को, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को, सतत जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण को, किफ़ायती आवास को, आधुनिक परिवहन को, पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को। ये मेंस में भी आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए केवल हमारे जो क्वेश्चन है और उनकी व्याख्या है वो आपके MCQs पर ही को ही टारगेट नहीं कर रही है, वनडे एग्ज़ाम को ही नहीं टारगेट कर रही हैं। जब भी आप मान लो कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, RS का मेंस लिख रहे हो, क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है 2047, इसका बेसिकली किन दस्तावेजों पे प्राथमिकता दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल 9 दस्तावेज है जिनको प्राथमिकता दी गई है। पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, आप एज इट इज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको याद कीजिए और एग्ज़ाम में आप लिख कर आ सकते हैं। तो ये आपके मेंस के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना राज्य में कहाँ की जा रही है? पहला जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर और चौथा बीकानेर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन है 2, यानी जयपुर। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
जिसे रिम्स भी कहा जाता है, इसकी स्थापना जयपुर की स्थापना के लिए विधेयक के प्रारूप पर कैबिनेट में सहमति दे दी गई है। एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर की जा रही है? एम्स नई दिल्ली के तर्ज पर, ये भी याद रखना। यह संस्था राज्य का एकमात्र पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा। इसके माध्यम से सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम मिलेगा और चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन संचालित राज्य कैंसर संस्था भी रिम्स में ही शामिल होंगी। कथन में आ जाएगा कि निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है, तो जब ऑप्शन आए राज्य कैंसर संस्था तो वे भी इसमें शामिल है। RUHS में कार्यरत सभी वर्तमान फैकल्टी, कर्मचारी और स्टाफ के पास सरकार में शामिल होने या RUHS के कर्मचारी के रूप में बने रहने का विकल्प होगा। राज्य के मुख्य सचिव रिम्स के अध्यक्ष होंगे। रिम्स के अध्यक्ष कौन होंगे? राज्य के मुख्य सचिव। रिम्स में प्रमुख का दायित्व निभाने के लिए निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सूजस में भी आई थी, अभी बहुत शुरुआत की गई है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें। इससे रिलेटेड असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो पहला कथन क्या है? इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरा, योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 10% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तीसरा, वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋण पर 25% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसका असत्य कथन है? तो इसका असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है? 10% नहीं दिया जा रहा, 8% दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन सही हुआ। कितने आयु वर्ग को दिया जाएगा? यहाँ पे मार्जिन मनी व कम ब्याज दर पर ऋण 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोग को 2 करोड़ पे कितना ऋण? 8% तक का ब्याज अनुदान। तो पढ़ते हैं इस योजना को और डिटेल में। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को 23 अगस्त 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इसका लक्ष्य क्या है? अभी पढ़ा था हमने, 18 वर्ष से, ये 18 है, ठीक है, 18 वर्ष से 45 वर्ष के युवाओं को उद्यम शुरू करने में मदद करना, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मार्जिन मनी और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, नए सूक्ष्म लघु उद्यम शुरू करने या पुराने विस्तार के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितना? 8% तक का ब्याज अनुदान देना। अतिरिक्त 1% अनुदान के लिए प्राप्त, मतलब 8% जो 2 करोड़, ये देखो, नए सूक्ष्म लघु उद्यम शुरू करने या कोई भी पुराना उद्यम है उसको विस्तार करने के लिए जब 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा तो नॉर्मली तो 8% तक का ही ब्याज अनुदान है, पर कुछ श्रेणी है जिनमें 1% अनुदान अतिरिक्त दिया जा रहा है। तो वो किन किन लोगों को दिया जाएगा? महिला, SC/ST, दिव्यांग उद्यमी, ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी और बुनकर कार्डधारक बुनकर एवं शिल्पकार। ये बहुत ध्यान रख लेना। वित्तीय संस्था द्वारा दिए गए ऋण पर 25% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। NBCC इंडिया लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान मंडपम, GCC व IT टावर का निर्माण राज्य में कहाँ करवाया जाएगा? पहला बीकानेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा जयपुर और चौथा बाड़मेर। तो ये कहाँ करवाया जा रहा है? इसका आंसर क्या है? आंसर है जयपुर। यानी NBCC इंडिया लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान मंडपम, GCC और IT टावर का निर्माण जयपुर में करवाया जा रहा है। B2 बाईपास जयपुर स्थित रीको की 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC IT टावर का निर्माण राजस्व सृजन सह विकास मॉडल के आधार पर, कौन सा विकास का मॉडल है? राजस्व सृजन सह विकास मॉडल के आधार पर NBCC इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया है। इस भूमि पर राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, IT टावर, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, आवासीय एवं वाणिज्यिक टावरों का विकास किया जाएगा। परियोजना की कुल अनुमानित जो लागत है वो लगभग 3700 करोड़ रुपए है, जिसमें से 635 करोड़ रुपए की भरपाई राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
यानी कुल लागत में से कितनी लागत जो है मतलब राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है, 635 करोड़ रुपए की। परियोजना पूर्ण होने की जो अनुमानित अवधि है वो कितनी है, 30 माह। NBCC इंडिया लिमिटेड क्या है? NBCC इंडिया लिमिटेड एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाली नवरत्न उद्यमी है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण, रियल एस्टेट और परियोजनाओं के प्रबंधन क्षेत्रों में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रदेश की एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियां हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन निधि से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है, इस नीति के तहत भूमि का लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होगा। इसके तहत लीज अवधि अधिकतम 20 वर्ष की होगी। इसके तहत अधिकतम 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा सकेगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पढ़ते हैं इसको हम डिटेल से। प्रदेश में एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन निधि को मंजूरी दी गई है। नीति का नाम अच्छे से याद कर लेना, एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन निधि। इस नीति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, साथ ही राज्यों के राजस्व तथा GDP में भी अभिवृद्धि होगी। इस नीति के तहत भूमि की लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तथा कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपये प्रति वर्ष होगा। पहले 5 वर्षों तक दरों में 5% एवं छठवें से 20वें वर्ष तक 10% वार्षिक वृद्धि की जाएगी। लीज अवधि अधिकतम 20 वर्ष की होगी। कितनी होगी? अधिकतम 20 वर्ष और अधिकतम 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जाएगी। राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025, यह भी सूचक की ही न्यूज है। राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 में मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माने की राशि कितनी की गई है? तो पहला ऑप्शन है आपका 22,000, दूसरा 25,000, तीसरा 27,000 और चौथा 29,000। तो आपका सही आंसर क्या है? मत्स्य अपराधों के लिए कितना जुर्माना देना पड़ेगा? आपका आंसर है 25,000। राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। तो याद रखना कि राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 में किस विधेयक का संशोधन हो रहा है? राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 का में संशोधन होकर आ रहा है, राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025। इस विधेयक में मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये और पुण्य अपराध की स्थिति में 50,000 रुपये तक करने का प्रस्तावित किया गया है। अपराधों के शमन हेतु निर्धारित राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। यह संशोधन इसलिए आवश्यक थे क्योंकि मत्स्य अपराधों को रोकने के लिए वर्तमान में निर्धारित जुर्माना राशि अत्यंत कम थी। मत्स्य अपराध की मुख्य श्रेणियां क्या क्या होती है? मत्स्य अपराध आ तो गए, पर अब ये तो पता होना चाहिए कि मत्स्य अपराध होते क्या हैं और इसकी श्रेणी में कौन कौन से अपराध आते हैं। तो मत्स्य अपराध की श्रेणी में अवैध मछली पकड़ना, इसमें अवैध या असंगठित तरीके से मछली पकड़ना शामिल है। मत्स्य संसाधनों का विनाश करना, यानी मछलियों को मारने के लिए विस्फोटकों या जहर का उपयोग करना। नियमों के अनुसार प्रतिबंधित आकार या वजन की मछली का क्रय विक्रय करना। प्रशासनिक का वित्तीय अपराध देखें तो मत्स्य पालन गतिविधियों से जुड़े भ्रष्टाचार करना, दस्तावेजी धोखाधड़ी जैसे कि जाल या इंजन से संबंधित दस्तावेज और कर चोरी करना। नियमों का उल्लंघन यानी प्रतिबंधित अवधि में मछली पकड़ना या परिवहन करना। नियम के उल्लंघन में इस्तेमाल किए गए जाल या उपकरणों को जब्त करना, नष्ट करना आते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर अजय मेरू पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा हेतु मॉडल पेपर और ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा हेतु सॉल्व मॉडल पेपर की तस्वीर आ रही होगी। यह अजय मेरू पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर्स हैं। अभी आगे और भी नई बुक्स आ रही हैं, आएंगी आपके सामने और एग्जाम्स की। इसमें हमारे विशेषज्ञ ने बहुत मेहनत करके इन बुक्स का कंटेंट तैयार किया है और बिल्कुल RSSB के परीक्षा पैटर्न के आधार पर ही इस कंटेंट बनाया गया है। आप खुद इस बुक को लेना, इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करना। आपको खुद को एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे आपको लगेगा कि हाँ, आपने जो मेहनत की है, इस बुक के मॉडल पेपर जो सॉल्व करे हैं वो आपको दिखेगा एग्ज़ाम में।
तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत शामिल गांवों में कम से कम कितने प्रतिशत आदिवासी निवासी होने चाहिए? पहला ऑप्शन 40%, दूसरा 45%, तीसरा 50% और चौथा 55%। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी 50%। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान यह राज्य के सभी 3 डिस्कॉम में, एक में 2 में नहीं, सभी तीनों में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का RDSS योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, तीनों डिस्कॉम में है और RDSS योजना के अंतर्गत है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका संबंधी अंतराल को दूर कर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना में ऐसे गांवों को शामिल किया गया है जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक और जिनमें कम से कम 50% आदिवासी निवास करते हैं, उनको लिया गया है। साथ ही आकांक्षी जिलों के वे गांव भी सम्मिलित किए गए हैं जहां आदिवासी जनसंख्या 50% या उससे अधिक है। RDSS योजना जो है वो क्या है? यह भारत सरकार की एक योजना है, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना। इसका लक्ष्य क्या है? बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना। इस योजना के मेनली 2 घटक हैं। भाग ए जिसमें स्मार्ट मीटरिंग, सिस्टम मीटरिंग और वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना आता है, और भाग बी जिसमें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य सहायक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, इसके अंतर्गत कारखाना श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे की जाएगी। दूसरा, विश्राम से पूर्व कार्य की अवधि 4 घंटे से बढ़ाकर 5 घंटे कर दी जाएगी। तीसरा, कार्य समय एवं विश्राम अवधि सहित कारखाना श्रमिकों के कार्यस्थल पर अधिकतम सीमा 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की जाएगी, और तिमाही में ओवर टाइम की अधिकतम सीमा 144 घंटे की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सत्य नहीं, आपको इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है? जो गलत कौन सा कथन है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत होगा। यहाँ पे विश्राम से पूर्व काल की जो अधिकतम अवधि है वो 4 घंटे से बढ़ा के 5 घंटे नहीं, 5 घंटे से बढ़ा के 6 घंटे की जाएगी, ठीक है? इसको सही कर लीजिएगा। सत्य नहीं है, यहाँ पे क्या है? असत्य कथन का चयन करना है। अब पढ़ते हैं हम कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025। 23 अगस्त को कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस प्रस्तावित संशोधन से कारखाना श्रमिकों के साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटों में उनकी दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे तथा विश्राम से पूर्व कार्य की अधिकतम अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे की जाएगी। कार्य समय एवं विश्राम अवधि सहित कारखाना श्रमिकों के कार्यस्थल पर अधिकतम सीमा की कार्य अवधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे तथा विश्राम से पूर्व कार्य की अधिकतम अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे की जाएगी। कार्य समय विश्राम अवधि सहित कारखाना श्रमिकों के कार्यस्थल पर अधिकतम समय की सीमा 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की जाएगी। यानी 48 घंटे की जो दैनिक कार्य अवधि है वो अधिकतम कितनी बढ़ गई? 9 घंटे से बढ़कर कितनी हो गई? 10 घंटे तथा विश्राम से पूर्व कार्य की अधिकतम अवधि कितनी हो गई? 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे की जाएगी। कार्य समय विश्राम अवधि सहित कारखाना श्रमिकों के कार्यस्थल पर अधिकतम समय की सीमा 10.5 घंटे से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 12 घंटे। तिमाही में ओवर टाइम की अधिकतम सीमा 144 घंटे की जाएगी। इसके लिए श्रमिक की सहमति आवश्यक होगी। महिला श्रमिकों को सुरक्षा शर्तों पर लिखित सहमति में से रात्रिकालीन कार्य की अनुमति दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 निम्न में से किस नीति को प्रतिस्थापित करेगी? ऑप्शन नंबर पहला, भूमि आवंटन नीति 2013, दूसरा भूमि आवंटन नीति 2014, तीसरा भूमि आवंटन नीति 2015 और चौथा भूमि आवंटन नीति 2016। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, भूमि आवंटन नीति 2015। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 लाई जा रही है। सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्थाओं, ट्रस्ट, निजी निवेशकों, कंपनियों तथा विभिन्न विभागों द्वारा
शैक्षणिक, चिकित्सकीय, औद्योगिक, व्यावसायिक और पर्यटन इकाइयों आदि के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और एकरूप बनाने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 लाई जा रही है। इस नीति में विभिन्न सामाजिक उपयोगों हेतु भूमि आवंटन आरक्षित डीएलसी दर की 40% दर पर किया जाएगा। रीको एवं आवासन मंडल को अविकसित भूमि कृषि डीएलसी दर पर आवंटित की जा सकेगी। राजकीय विभागों को उनकी गतिविधियों हेतु निर्धारित सीमा तक भूमि निःशुल्क ही आवंटित की जाएगी। साथ ही पर्यटन, आईटी उद्योग जैसे विशिष्ट नीतियों के तहत भी राज्य सरकार की स्वीकृति से भूमि आवंटन किया जा सकेगा। यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट यही लाइन है इसकी और यही क्वेश्चन आएगा। इस नीति के अंतर्गत आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन, गैस वितरण प्रोजेक्ट और गैस गोदाम, रेड कैटेगरी उद्योग आदि को भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12। 64वीं नेशनल सीनियर इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में किसने हैमर थ्रो में रजत पदक जीता? पहला प्रवीण खोत, दूसरा सतीश मुखर्जी, तीसरा राजेश मिश्रा, चौथा अविनाश सिंह। तो आंसर क्या होगा इसका? प्रवीण खोत। चेन्नई में आयोजित 64वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में चूरू जिले के छाजूसर गांव के प्रवीण खोत ने हैमर थ्रो में रजत पदक जीता। तो पहली ही लाइन में 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला तो कि सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप का ये कौन सा संस्करण है? 64वां। कहाँ आयोजित हो रहा है? चेन्नई में। इसमें रजत पदक किसने जीता? चूरू जिले के छाजूसर गांव के प्रवीण खोत ने। यानी प्रवीण खोत कहाँ के हैं? चूरू जिले के हैं। और कौन से गांव के? छाजूसर गांव के। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक जीता है। प्रवीण ने 64.08 मीटर हैमर थ्रो के साथ पदक जीता। इससे पहले प्रवीण वर्ल्ड पुलिस गेम 2023 में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप वही हमने बात की थी। संस्करण कौन सा है? 64th। आयोजन कहाँ हो रहा है इसका? चेन्नई में। और कब हो रहा है? 20 से 24 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप जिसकी बात अभी हमने की थी, जो चेन्नई में हुआ था 20 से 24 अगस्त को, इसके ही बारे में हमारे राज्य के एक और खिलाड़ी ने इसमें पदक जीता है, वो भी गोल्ड मेडल। तो उनका क्वेश्चन भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में 15.75 मीटर शॉटपुट फेंककर गोल्ड मेडल जीतने वाली कचनार चौधरी राज्य के किस जिले से संबंधित है? पहला कोटा, दूसरा चूरू, तीसरा अलवर और चौथा पाली। तो इसका आंसर क्या होगा? चूरू। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी ने चेन्नई में 20 से 24 अगस्त तक चल रही सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में 15.75 मीटर दूर गोला फेंक गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सीनियर इंटर स्टेट चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की विधि ने सिल्वर और हरियाणा की शिक्षा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब पढ़ते हैं कचनार चौधरी के बारे में। इससे पहले उन्होंने स्टेट चैंपियनशिप में 14.98 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता था। कचनार चौधरी ने जून-जुलाई में अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स की शॉटपुट स्पर्धा में गोल्ड और डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के किस जिले में देश का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक तैयार किया जा रहा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देश का पहला है, वो भी हमारे राजस्थान में है। तो इम्पॉर्टेंट अपने आप है हमारे लिए, राजस्थान के एग्जाम्स के लिए, कि देश का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक कहाँ पे तैयार किया जा रहा है? पहला ऑप्शन अलवर, दूसरा डीडवाना कुचामन, तीसरा डी और चौथा भरतपुर। तो कहाँ पे होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डीडवाना कुचामन। एशिया का पहला हाई स्पीड ट्रैक राजस्थान में कहाँ पे? डीडवाना कुचामन, नावा में। लंबाई इसकी कितनी है? 62 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इस ट्रैक पर ट्रेनें 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जाएंगी। क्या स्पीड रहेगी इसकी? 220 किलोमीटर प्रति घंटे। ट्रैक के निर्माण में करीब 5 साल लगे। अब इसका निर्माण जो है वो अंतिम चरण में है, इसका काम पूर्ण होने वाला है। यह एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है। यहाँ पर बनने वाले ट्रैक पर नई ट्रेनों और कोचों की स्पीड टेस्टिंग की जाएगी। पहले भारत को ट्रेनों की स्पीड टेस्टिंग के लिए विदेशों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा यहीं उपलब्ध होगी, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना का अगर आकार देखें तो इस ट्रैक पर ट्रेन को 37 बार मोड़ या कर्व पार करने होंगे। इसमें से 80% अधिक कार्य भी पूर्ण हो चुका है। गुडा से लेकर नावा तक का बड़ा हिस्सा लगभग बन चुका है।
इसकी विशेषताएं क्या क्या है? यह ट्रैक मानसून जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी ट्रेनों की मजबूती और सुरक्षा जांचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर स्पीड ट्रायल, ब्रेकिंग सिस्टम और अन्य तकनीकी परीक्षण आसानी से किए जा सकेंगे। यह भारत को रेलवे टेक्नोलॉजी और हाई स्पीड ट्रेनिंग में आत्मनिर्भर बनाएगा। मानसून जैसी स्थितियों में जब पता चलता है कि ट्रेन हमेशा डिले रहती है तो उसमें यह बहुत ही अच्छा उपयोगी साबित होगा। इसका भी यह टेस्ट डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए प्रदेश में ई स्वास्थ्य विद्या प्लेटफॉर्म की शुरुआत कहाँ की गई? जिसका आंसर होगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो इसका आंसर क्या है? जयपुर। ई स्वास्थ्य विद्या प्लेटफॉर्म इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसका शुभारंभ कब हुआ? 24 अगस्त 2025 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में हुआ है। ठीक है। मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राजस्थान में ई स्वास्थ्य विद्या प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? अच्छे से याद कर लेना, 24 अगस्त 2025 को। और कहाँ पर? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को डिजिटल माध्यम से मेडिकल शिक्षा उपलब्ध करवाना। फेज 1 में क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे छात्रों को? MBBS और BDS के छात्र छात्राओं को इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर 2 क्रेडिट अंक मिलेंगे। यह क्रेडिट सिस्टम छात्रों की पढ़ाई और उनके शैक्षणिक मूल्यांकन में जोड़े जाएगा। इसकी मुख्य बातें क्या है? शुरुआत का इसका मकसद क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाना और मेडिकल छात्रों को ऑनलाइन लेक्चर, स्टडी मटेरियल और वर्चुअल ट्रेनिंग की सुविधा देना। दूसरा, इसके तरीके, पहले चरण में MBBS और BDS को शामिल किया जाएगा और आगे चलकर फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्स के छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो पहले चरण में कौन है? केवल 2 इंक्लूडेड है, MBBS और BDS। ये याद रखना। प्लेटफॉर्म की विशेषताएं क्या क्या है? पहली, 1000 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट मौजूद रहेगा। नामी डॉक्टरों, मेडिकल विशेषज्ञों के व्याख्यान इसमें होंगे। छात्रों को किसी भी समय कहीं से भी पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होगी और इंटरैक्टिव सेशन और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। क्रेडिट सिस्टम का क्या लाभ होगा? जो उनको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, वो छात्र इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रम पूरा करेंगे तो उनको 2 अतिरिक्त क्रेडिट अंक मिलेंगे। ये अंक उनकी डिग्री और कैरियर ग्रोथ में मददगार होंगे। तो कुल मिला के ऑनलाइन जो डिजिटल माध्यम से छात्रों की शिक्षा पूरी की जा रही है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि यह जो पहल है वो राजस्थान सरकार और मेडिकल शिक्षा विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है। ई स्वास्थ्य विद्या प्लेटफॉर्म से न सिर्फ छात्रों को पढ़ाई में आसानी होगी, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक मेडिकल नॉलेज से भी जोड़ा जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 16, 8वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो ऑप्शन नंबर पहला है निखिल स्वामी, दूसरा मुकेश गौड़, तीसरा अमान शर्मा और चौथा आशीष मुखर्जी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, निखिल स्वामी। जयपुर का है, जयपुर निवासी है, तो एक और आंसर मिल गया आपको कि निखिल स्वामी कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। जयपुर निवासी निखिल स्वामी ने थाईलैंड में कब आयोजित हुई थी प्रतियोगिता? 9 से 10 अगस्त को आयोजित 8वीं हीरोज ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। अब पढ़ते हैं 8वीं हीरोज ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 के बारे में। इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? कहाँ आयोजित हुई थी? थाईलैंड के पटाया शहर में। कब हुई थी? 9 से 10 अगस्त को। और यहाँ विश्व भर के 32 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से जयपुर के निखिल स्वामी को क्या मिला था? कांस्य पदक जीते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में किस जिले में 24वीं राज्य योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? कौन सी 24वीं राज्य योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप? पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा भीलवाड़ा, चौथा चित्तौड़गढ़ और तीसरा चित्तौड़गढ़ और चौथा राजसमंद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। 14वीं राज्य योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो है, इसका आयोजन जो है वो योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में भीलवाड़ा में होगा। इसमें प्रदेश के 22 जिलों से 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता भीलवाड़ा योगा एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश मुंडा द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? आप इसको हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अजय मेरू पब्लिकेशन की क्लासेस को सब्सक्राइब करें।
और अगर राजस्थान करंट अफेयर्स में एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स चाहिए तो इसको प्लीज़ डेली देखें और अच्छे से इनको याद कर लें। थैंक यू।